बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो स्पेशल हमारा व्लॉग है, ये पिफ़ा के एग्जामिनेशंस जो कि अभी रिसेंटली होने जा रहे हैं उसके हवाले से बिफोर एग्जाम्स एग्जामिनेशन टेक्निक्स को डिस्कस करने के लिए एक सेशन हम कर रहे हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स से ये सबसे पहले तो उनके साथ बेस्ट विशेस कि अल्लाह करे उनके जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी वो क्लियर हो रहे हैं उसमें अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे। मेरे बारे में अगर पहले से आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पिफ़ा, सीए, एसीसीए और डिफरेंट इस तरह स्ट्रीम्स में पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। और इस एग्ज़ाम टेक्निक्स के ऊपर हमने पिफ़ा के अंदर भी बहुत सारे सेमिनार और वेबिनार करवाए हुए हैं। तो आज हमारी जो चूँकि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो जो हमारी ओवरऑल एक कह लें कि स्ट्रेंथ है, चूँकि वो एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर है, तो हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए से चाहते हैं कि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो एक तो ये मैं सबके लिए बेस्ट विशेस अगेन कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे। एग्जामिनेशन टेक्निक्स की तरफ हम अब आते हैं। तो एग्जामिनेशन टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ कि इन एग्ज़ाम टेक्निक्स को आप एट लेंथ अपने सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप टैक्सेशन का पेपर दे रहे हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं, आप जो है वो थ्योरी का पेपर दे रहे हैं, तो ये एट एट क्रॉस बोर्ड एट अक्रॉस द बोर्ड आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं टूवर्ड्स योर ऑल द एग्जाम्स। और बल्कि इससे जो बाकी प्रोफेशनल स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं जैसे सीए हैं या दूसरे जो हमारे एकेडमिक लाइंस में हैं जैसे एमकॉम है, एमबीए है, उनके लिए भी फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं। एग्जामिनेशन टेक्निक्स को स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जामिनेशन टेक्निक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक वो टेक्निक्स हम देखेंगे जो कि एग्जाम से पहले वाली हैं, दूसरी वो जो कि एग्जाम्स के लिए टिपिकली होती हैं, और एक वो है कि जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपने क्या टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो टेक्निक्स हैं वो हैं एग्जाम से पहले वाली, कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम से पहले। इसमें बीइंग टीचर मैं जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे जोर देता हूँ हमेशा, वो मैंने सबसे ऊपर रखी हुई है, वो है कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब एक क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आप जो है वो बाकायदा तौर पे उसमें अपीयर हो रहे हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर है या वीकली बेसिस के ऊपर है, आपको वो क्लास लेनी चाहिए और उसमें रेगुलर रहना चाहिए, पंचुअल पंचुअल रहना चाहिए और उसके जो नोट्स हैं वो लेते रहना चाहिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस टेक्निक है कि आप जिस क्लास में अपना जिस पेपर में आपने अपीयर होना है उसकी जो क्लास है उसकी 100% हाजिरी को पूरा करें, तो समझ लें कि आपकी सक्सेस कंफर्म है। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो समझ लें आपने एक बहुत बड़ा अपना जो काम है वो मुकम्मल कर लिया है। तो ये मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यू मस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये एक बहुत बड़ी स्किल है एंड यू आर माशाल्लाह ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स। ये जो कंसिस्टेंसी है डेट पेज ऑफ। ये आपको जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वहां जाके आपको पे ऑफ करेगी, वहां पे भी ये स्किल आपके काम आएगी। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहें। दूसरी जो अप्रोच है वो है स्मार्ट वर्क की। अब मैंने हार्ड वर्क नहीं लिखा, मैंने स्मार्ट वर्क लिखा है। स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स हार्ड वर्क। अच्छा, एक ज़माना था कि जिसमें हार्ड वर्किंग कहा जाती थी, बहुत ज़्यादा जी हार्ड वर्किंग करें। मैं ये समझता हूँ आई एम एक्चुअली यू कैन से द एडवोकेट ऑफ स्मार्ट वर्क। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के अंदर ये एक स्किल इन इनकॉर्पोरेट हो कि स्मार्ट वर्किंग क्या चीज़। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम एक अलग से व्लॉग भी करने जा रहे हैं कि स्मार्ट वर्किंग कैसे होती है और उसकी टेक्निक्स क्या होती है। तो स्मार्ट वर्क अपनाएं। और ये किस तरह हो सकता है कि आपने जो ये नीचे दी जाने वाली जो टेक्निक्स हैं और उसके बाद जो फर्दर जो टेक्निक्स हैं, इनको जब आप अच्छे तरीके से मेरे साथ समझ लेंगे ना तो आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि स्मार्ट वर्क कैसे ऑपरेट होता है। तो तीसरी जो चीज़ है जो एग्जाम से पहले आपको अप्रोच को अडॉप्ट करना है वो है आपके हैंडआउट्स, आपके नोट्स, आपकी बुक्स।
आपको एक ना एक हैंड आउट और नोट्स को साथ लेकर चलना है। मैंने बड़े स्टूडेंट्स देखे हैं, उनके पास मल्टीपल बुक्स होती हैं, मल्टीपल नोट्स होते हैं, और उससे वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये कंफ्यूजिंग है, इसको आपने अवॉइड करना है। इसको आप अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आप एक किताब के साथ जो है वो मुसलसल अपना वक्त गुजारें और उसको बेस बुक बनाएं। अगर उस किताब के अंदर कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो कि कंफ्यूजिंग है, उस किताब से नहीं पूरी हो रही, तो आप टीचर से पूछें और फिर आप दूसरे किसी भी अल्टरनेटिव मटेरियल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक बुक को अपनी बेस बुक जरूर बनाएं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। राइटिंग अप्रोच लिखें, कोई भी सब्जेक्ट हो, हाँ टैक्सेशन हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, हाँ आपका थ्योरी का सब्जेक्ट हो, लिखें, लिखने की आदत डालें। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक दो फायदे इसके गिनवाऊं, तो पहली तो ये है कि आपका माइंड पूरे तरीके से काम करता है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप लिखते हैं तो आपकी पूरी एबिलिटीज, जो माइंड की एबिलिटीज हैं, वो काम कर रही होती हैं। और दूसरा ये है इसका फायदा कि आपको भूलता नहीं है, आपको याद रहेगा। मॉक एग्जाम्स, अपने मॉक एग्जाम्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप इस जब पेपर पूरा मुकम्मल हो जाए उसके एंड पे जाके आप करें। तो आप अपने मंथली बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, और फिर एग्जाम से ज़रा पहले फुल पेपर, फुल सिलेबस का टेस्ट लें। आप अपने चैप्टर्स के मॉक एग्जाम्स बना सकते हैं। इससे आपकी वो स्किल डेवलप होगी जिस जो कि आपके एग्जाम के बाद भी आपको ये फायदा आता रहेगा, मिलता रहेगा। क्योंकि आप असल में जब मॉक एग्जाम्स देते हैं तो आप अपनी गलतियां निकालने लग जाते हैं। खुद एहतसाबी का जो है ना, वो स्किल डेवलप होती है, अपनी सेल्फ इवेल्युएशन की जो स्किल है वो डेवलप होती है। पास पेपर का एनालिसिस, पास पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एक मेरे पास भी वर्टिकल एनालिसिस है कुछ सब्जेक्ट्स का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करें मैसेज, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप एनालिसिस करें कौन से क्वेश्चन किन टॉपिक्स के आते हैं और किन टॉपिक्स के किन अटेम्प्ट्स में आते हैं। और बाजू का चूंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स में से ज़्यादातर सिलेक्शन की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेपर आएगा, ये एनालिसिस से ही मुमकिन होगा। तो पास पेपर का एक तो आपके पास ये बन के आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और दूसरा आपके पास ये बन के आ जाएगा कि प्रिडिक्शन, कि नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है उसमें कौन से पेपर आने के, कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्वालिटी प्रैक्टिस, ये बड़ी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और मल्टीपल बुक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा किताबें और क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते हैं। लेकिन आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो ज़्यादा, यानी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, बल्कि उसकी क्वालिटी मैटर करती है कि आप जो हैं वो किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो जिस जिस पेपर को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप पिफा के एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो पिफा के पास पेपर्स को रिव्यू करें, उसको देखें कि वो क्या है, और उसकी उससे क्वालिटी प्रैक्टिस जो है वो करें। और फिर आप दूसरे सोर्सेज की तरफ जाएं, जैसे सीए है या एसीसीए, और अगर आप एसीसीए का दे रहे हैं तो सबसे पहले आप एसीसीए की प्रैक्टिस करें और फिर दूसरे सोर्सेज की तरफ जाएं, ताकि आपकी जो क्वालिटी प्रैक्टिस है वो हो सके। रीचेक करें योर कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग्स, इसको रीचेक करें। रीचेक करना जो है ये बहुत ज़रूरी है, और इससे जो है वो आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है रीचेक करने की, अपने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस लर्निंग जो है उसको वेरीफाई करने की, ये भी एक स्किल है, ये ज़रूर डेवलप करें। देन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना, ये स्टेज 2 है, जिसमें आप एक ऐसे स्टेज में दाखिल हो चुके होते हैं कि आपकी एक मतलब मुकम्मल टीचर ने आपको क्लासेस करवा दी होती हैं, उसके ऊपर काम करवा दिया होता है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होता है और क्लासेस या फ्री हो चुके होते हैं, और आपके पास अब प्रेटी मच टाइम है अपनी रिवीजन करने का। और ये सेट आप सेमीफाइनल राउंड में आप दाखिल हो चुके होते हैं, जिसमें अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है। इस सिलसिले की जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर ज़रा मैं रोशनी डाल देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि आपको अपना रिवीजन प्लान बनाना है। आप एक ऐसा रिवीजन प्लान बनाएंगे जो कि आपके सारे के सारे पेपर्स को कवर करे। अब लेट्स सपोज आप 2-3 पेपर्स को एक अटेम्प्ट में ले रहे हैं, तो आपके पास दिन हैं 10 या 15,
तो अब आपने उसको डिवाइड करना है, अपने डेज को, अपने सिलेबस को, अपने पेपर्स को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपकी रिवीजन प्रॉपर हो सके। इस सिलसिले में मैं अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सीए लाइफ का। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्योंकि आपको पता है एक बड़ा प्रेशर होता है, तो मैं जब रिवीजन प्लान बनाता था तो उसमें हम ये करते होते थे कि एक जो पेपर है उसको कम से कम 2 मरतबा रिवाइज कर लें, और इस तरीके से उसकी रिवीजन को तैयार करें कि एक दिन के अंदर अगर आपके 4 हैं लेट्स सपोज, तो आप एक दिन में एक ही पेपर को ना पढ़ते रहें, बल्कि आप दो दो का एक रिवीजन प्लान बना लें, इसी तरीके से अगले 2 का बाद में बना लें। इससे एक तो फायदा ये भी होता है कि स्टूडेंट की थोड़ी सी ना जो है वो एक यूज टू एक जो होता है ना कि एक तरह का सब्जेक्ट पढ़ के तो वो थोड़ी सी ड्राइव हो जाता है माइंड, और वो उस चीज से निकल आता है, उस एक ड्राई माइंड सेट से, और एक वो आप ये कह लें कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर बार बार पढ़ने से उसकी जो है वो काफी ज्यादा वो कह लें कि हुई होती है, बहुत ज्यादा एक नफसियाती तौर पे एक इंसान बना होता है। तो 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चलें ताकि आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहे। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा पेपर दे रहे हैं, और अगर आपका है ही एक, तो फिर आपको रिवीजन प्लान इस तरीके से बनाना है कि आप उसके अंदर थोड़ी सी ब्रेक्स रखें, ताकि आपकी जो रिवीजन है, फॉर एग्जांपल एक पूरे दिन है आपके पास, आप उसके अंदर शुरू में थ्योरी पढ़ लें, प्रैक्टिस किसी और चैप्टर की कर लें। मिसाल के तौर पे आपके पास टैक्सेशन ही है, तो टैक्सेशन में आप इनकम टैक्स की थ्योरी पढ़ लें, सेल टैक्स की प्रैक्टिस कर लें, सेल टैक्स की थ्योरी पढ़ लें और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर लें। ये एक थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हो जाती है, जिससे माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है रिवीजन प्लान के अंदर। खैर इसके अंदर मजीद और भी टिप्स दी जा सकती हैं, तो अगर किसी को इसमें पर्सनली कुछ चीज़ें पूछनी हो तो ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी। अच्छा, फिर इसमें पीसफुल इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, आपको छुट्टियां हो चुकी होती हैं, अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो फिर ठीक है, आप ने आखिर में बस 2-3 छुट्टियां लेंगे क्योंकि आपकी जॉब है, लेकिन अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है तो फिर तो आपको 10-15 दिन 20 दिन मिल चुके हैं। अब ये इट्स अ ग्रेट टाइम कि आप अपने सिलेबस को रिवाइज करें, लेकिन रिवीजन उसी वक्त होगी जब आपके पास इन्वायरमेंट भी पीसफुल हो। तो घर में एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई शोर ना हो, जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पे किसी किस्म की एंटी और एग्जिट ना हो, मूवमेंट लोगों की ज्यादा ना हो, वो जगह चूज करें, वहां बैठे। आउटसाइड इन्वायरमेंट भी चूज कर सकते हैं, जैसे आजकल गर्मियों के दिन है तो सूरज जल्दी शुरू हो जाता है, तो आप पार्क में जा सकते हैं, वहाँ सुबह फजर की नमाज से लेकर तो 8-9 बजे तक किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं, शाम को इसी तरह फिर जा सकते हैं। तो ये हो सकता है। लाइब्रेरीज यूज की जा सकती हैं, पिफा के भी सेंटर्स हैं, सीए की भी सेंटर्स हैं, वहाँ लाइब्रेरी में जाके भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी जो चीज है वो है कि आप वो नोट्स जो मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में आपको दिखाया कि आपने नोट्स बनाने हैं, ये जो तीसरा था, अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि उन नोट्स को इस्तेमाल करना है। नोट्स जो होते हैं वो होती ही क्विक समरीज हैं, वो होती ही ये है कि आपने फौरी अपने आप को जो है वो रिवाइज करना होता है, अपनी एक क्विक अपने रिकॉल करना होता है पूरे सिलेबस को। तो ये बनाई ही इसीलिए जाती है, तो उन नोट्स का यहाँ पे सही इस्तेमाल आता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि प्रैक्टिस। रिवीजन के दिनों में, एग्जाम की प्रिपरेशन के दिनों में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पे आपका वो स्टेज होती है जहाँ पे आपने जो पहले प्रैक्टिस की होती है उससे शायद 2-4-5 गुना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार उन क्वेश्चंस को करना पड़ता है जिन क्वेश्चंस के अंदर आपकी गलतियां हैं। यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूं कि बाज़-औक़ात ये होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं पहले, यानी जब मैं फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो साथ आपको क्वेश्चन दिए, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप कहते हैं कि यार अब मैं जो एग्जाम के दिन है उन दिनों में वो वाले क्वेश्चन ना करूँ, मैं कोई और करूँ, तो उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई और आपने जो भी करने हैं वो तो जरूर करें, लेकिन ये वाले भी जरूर करें, जो पिछले आपने किए उनकी रिवीजन भी जरूर करें, उनको एक मरतबा रिवाइज करें, क्योंकि जो पिछली गलतियां आपसे निकली हैं उनको दुरुस्त करने का अब सही वक्त आया है। तो ये इसको हम मैं यानी टीचिंग की जुबान में री इन्फोर्समेंट ऑफ माइंड कहते हैं, कि माइंड को री इन्फोर्स करना होता है कि वो गलतियां जो पहली स्टेजेस पे हुई हैं उनको क्लियर किया जाए। इसी तरीके से फिर पास पेपर और का एनालिसिस, जो मैंने आपको कहा कि पिछली स्टेज में आपने बनाया है, उसको उस एनालिसिस को अब इस्तेमाल करें। अब ये देखें कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा हैं अहम,
प्रिडिक्ट करें कि कौन से पेपर में टॉपिक्स आ सकते हैं, कौन से हैं जिनमें सिलेक्शन होनी ही नहीं है, जो कि आने ही आने हैं। और ये भी बाजुकात होता है क्योंकि फील्ड बड़ी डीप है कि एक जो टॉपिक है आपका उसके अंदर क्वेश्चन मुख्तलिफ सिनेरियोज के आ सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि किस सिनेरियो का आ चुका है और अब किस सिनेरियो का आ सकता है। तो ये डिफरेंट, मसलन कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो उसका डायरेक्ट मेथड से आ चुका है, इनडायरेक्ट मेथड से आ जाएगा। टॉपिक कैश फ्लो का ही है लेकिन मेथड चेंज हो गया। अच्छा, एग्जाम के दरमियान आमतौर पे स्टूडेंट की, वालदैन की हमें एक मसूल होती है ये कॉल कि हेल्थ ख़राब हो गई है, स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की है, अपनी हेल्थ ख़राब कर दी है। अब स्मार्ट वर्किंग की जो मैंने अभी पहले बात की थी, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मिसाल के तौर पे हल्की फुल्की वॉक ज़रूरी है, नंबर वन। खाने पीने में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिस दिन, अगले दिन जब आपका एग्ज़ाम है, पेपर है, उससे तो पहले बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपनी, चूंकि सबसे अच्छी नफ्सियात का आपको अपने अंदाज़ा होता है कि मुझे क्या चीज़ें खानी है, डाइट कौन सी लेनी है, कौन सी अच्छी रहती है मेरे लिए, और पानी ज़्यादा पीना है या कम पीना है, तो खाने पीने में कौन सी एहतियात करनी है, एक तो ये चीज़ है। फिर सोने का एक ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है, आपकी नींद जो है उसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल अपनी एक अनरेस्ट होकर चले जाएंगे, माइंड फ्रेश नहीं होगा, तो यू कैन नॉट परफॉर्म। तो अगली जो हमारी है वो इस स्लाइड में जो मेन जो टेक्निक्स हैं वो है एग्जामिनेशन हॉल में आपने क्या करना है। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल यानी वो दिन जिस दिन आपने परफॉर्म करना है, ये आपकी परफॉर्मेंस का दिन है। जैसे क्रिकेटर जो है वो मैदान में उतर आता है और जी जनाब चौका मार रहा है, छक्का मार रहा है, तो अब आपका भी ये दिन है जिस दिन आपने प्ले करना है। अब जो पिछली दो स्टेजेस में जो कुछ आपने टेक्निक्स अप्लाई की, लर्न की, अब उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया, अब उसको उसको परफॉर्म करने का वक्त आ गया। तो इसमें पहली जो टेक्निक है वो तो ये है कि आपकी फ्रेशनेस ऑफ माइंड, ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश हो, आपका माइंड फ्रेश हो, थके हुए ना हो, रेस्ट किया हो, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, ये तो आप समझ लिख लें कहीं पे, ये गोल्डन रूल है कि आपने जो किताब है ना वो 2 से 3 घंटे पहले छोड़ देनी है। अगर आप किताब को 10 मिनट पहले, पेपर शुरू होने से 15 मिनट पहले भी लेकर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है जो पहले दो हमने स्टेजेस पढ़ी हैं उसमें आप सही तरीके से काम नहीं कर सके, या उस वक्त को सही तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त के अंदर चीज़ें मुकम्मल करें। अब ये जो काम है कि आप 2 से 3 घंटे पहले किताब को छोड़ दें, इससे होता क्या है, ये भी एक बड़ा एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इसमें मैं बड़ी जबरदस्त लॉजिक आपको बताने लगा हूँ। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आपकी मेमोरी जो है ना, जिस काम के लिए आपने उसको इस्तेमाल करना है, पेपर है, टेक्स्ट का, वो माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है खास तौर पे, वो एक फ्रेशनेस मूड में चला जाता है। ठीक है ना। अब कॉन्शियसली आप बस बैठे हैं, स्कूल से आते जाते ट्रैफिक को देख रहे हैं, या किसी पार्क में जाके बैठ गए हैं, या आप अभी अपने दूसरे दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, या वैसे खामोश ही बैठे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं कि या अल्लाह मेरा पेपर अच्छा हो, बस। अब इससे क्या होगा कि वो जो मेमोरी है, वो जो पैचेस में है, वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड दोबारा से अपने आप को काम करने के लिए रिफ्रेश कर लेगा, रीस्टार्ट कर लेगा। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, यानी आपने एक इनिंग खेलनी है तो उसके लिए आपने अपने माइंड को तैयार कर लिया है, आप ये समझ। अब जो तीसरी चीज इसमें आती है वो ये आती है कि जो एग्जाम है, अब चूंकि पिफा में भी 15 मिनट का टाइम दिया जाता है रीडिंग टाइम, सीए में भी 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, उसको कैसे यूज करें, इसके बारे में याद रखें कि ये जो 15 मिनट है, इसमें आपने, सबसे पहला काम है आपका कि आपको जैसे ही पेपर मिला है, फॉर एग्जांपल ये पेपर समझ लें, ये पेपर मिला है, अब मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है जी, मैंने सबसे पहले तो मैंने उसको ये देखा कि अच्छा जी जनाब इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस भी जरूर पढ़ा करें, वो आंसर शीट में भी पढ़ें, वो आप अपनी जो है वो इसके अंदर भी पढ़ें जो आपको क्वेश्चन मिला है उसके अंदर। अब आप वो पढ़ने के बाद अब आपने देखा अच्छा यार आया क्या क्या है, ये नहीं कि जी क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा पढ़ना शुरू कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा पढ़ना शुरू कर दिया, ये काम नहीं करना रीडिंग टाइम में, ये 15 मिनट में ये मुमकिन नहीं होगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 आप जाके एंड पे करें, तो उसको सारा रीड करने का क्या फायदा।
आप सबसे पहले ये देखें आया क्या है, और उसको चेक करें। आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा कि यार जो आप प्रिडिक्ट कर रहे थे क्या वही चीजें हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब तकरीबन मेरे ख्याल में आधा टाइम आपका इस टाइम पे इस चीज पे गुजर जाएगा कि क्या आया है, और एक पूरे का पूरा आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और टिल एंड तक आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब आपने ये करना है कि ठीक है जी, 15 मिनट वाले टाइम में मेरे पास अब सिर्फ 5-7 मिनट बाकी हैं, तो क्यों ना मैं एक तरतीब बना लूं कि मैंने पहले 2 या 3 क्वेश्चन कौन से करने हैं। ये काम भी आपको रीडिंग टाइम में कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है रीडिंग टाइम खत्म होने के फौरन बाद, वो वाला सर्कल करके और उसको पढ़ना शुरू करना। ये मेरे हिसाब से सही इस्तेमाल है रीडिंग टाइम का, जो 15 मिनट आपको मिलते हैं। अच्छा, अब जैसे ही आपके वो 15 मिनट ऑफ हुए, अब आपको आंसर शीट मिल जाती है और अब आपने पेपर को स्टार्ट करना है। उस वक्त भी ये काम ना करें कि फौरन पेपर को करना शुरू कर दें, उसकी एक प्लानिंग कर लें। पेपर की प्लानिंग क्या होती है कि आपने चूंकि वो क्वेश्चन सेट कर लिए हुए हैं कि ये मैंने 2-3 करने हैं, अब जो पहला क्वेश्चन है उसको जो सॉल्व करना है उसके बारे में थोड़ा सा अपने माइंड में लिखने से पहले एक खाका सा तैयार कर लें कि अच्छा इसका आंसर ये है, और कॉन्फिडेंट कि पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये शायद हो सकता है कि आप ये फील करें कि ये पेपर जो है, ये जो क्वेश्चन है ये कोई मसला नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। नहीं, इससे आपकी पूरी की पूरी पेपर की जो लाइन एंड लेंथ है वो डिटरमिन होनी है। आपका कॉन्फिडेंस समझ आना है कि किधर को जा रहा है। आप हो सकता है कि ऊपर को जाएं या हो सकता है नीचे को जाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा लें। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपके पास जो है वो पेपर की एक प्लानिंग जरूर होनी चाहिए कि ये मेरे 3 या 4 क्वेश्चन है, ये मेरी ऑर्डर है, ये मेरी तरतीब है, इस तरतीब से मैंने इसको करना है। अच्छा, प्लानिंग के अंदर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपने उन क्वेश्चन से स्टार्ट लेना है जो कि स्मॉल क्वेश्चंस हैं, स्कोरिंग है, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब एक मिसाल लें अगेन ओपनर की। जो क्रिकेट में ओपनर होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम ये नहीं होता आते छक्का मार दो, नहीं, उसका काम होता है जरा पिच को समझे, जरा समझे कि लाइन एंड लेंथ क्या है, जरा समझे कि यहाँ पे बॉल किस सिमत में आ रही है, और हल्का फुल्का अपना कॉन्फिडेंस पे हाल करें, सिंगल ले डबल ले, यही काम आपने करना है। पहले 15-20 मिनट में अगर आप 1 या 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हल कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर काम आता है, ये दो चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, टफ क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को। देखिए, जो टफ और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पे टफ होते हैं, टफ क्वेश्चन आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको इस तरह आपको अप्रोच करना चाहिए कि जो फर्स्ट हाफ है, यानी 3 घंटे का पेपर है, तो 1.5 घंटा गुजरने के बाद या 1.5 घंटा जैसे ही एंड हो रहा हो, तो आपको टफ और लॉन्ग क्वेश्चंस को ले लेना चाहिए। पेपर के अंदर आमतौर पे ये 2 हो सकते हैं, 1-2 हो सकते हैं, मतलब 25-25 नंबर के हैं, 20-20 नंबर के 2 हो सकते हैं, एक होगा या 2 होंगे। इसको करने का तरीकाकार ये होता है कि आप पीछे मुड़ के पहले देखें एक मरतबा कि आंसर शीट में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठंडी सांस लें, अपने माइंड को फ्रेश करें, पानी पीना है तो एक घूंट पानी पी लें, और उसके बाद फिर उसके ऊपर आपको कम से कम 5 से 10 मिनट उसकी रीडिंग के लिए चाहिए। आप कह लें रीडिंग और प्लानिंग दोनों काम के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। आप पॉलमेंट आपकी इधर पड़ी होगी, कैलकुलेटर इधर पड़ा होगा, आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, लोग हैरान हो रहे होंगे यार ये कर क्या रहा है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए आपकी स्पीड क्या बनती है, क्योंकि आप उसको समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं, फिर आपने लिखना शुरू कर देना है, कैलकुलेट करना शुरू कर देना है। तो टफ और लॉन्ग क्वेश्चंस को अप्रोच करने की जो टेक्निक है वो थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम स्मॉल क्वेश्चंस। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, इसके ऊपर मैं जरा बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे अपने हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के हैं, जहाँ पे, और बहुत सारे मेरे कोलीग्स के हैं, जहाँ पे ये बात सामने आई कि जनाब हमसे ना टाइम नहीं मैनेज हो सका, 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का हल नहीं हो सका। मैं यहीं से बात को आगे लेकर चलूंगा। ये नहीं होना चाहिए। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, 100% हल होना जरूरी है। ये अलहदा बात है कि उसमें 100 नंबर का ही करेक्ट है या रॉन्ग है, ये एक अलहदा टॉपिक है। आपकी एफर्ट 100% के लिए होनी बहुत जरूरी है।
जब आप खुद ही मैदान खाली छोड़ आए, जैसे 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर ही नहीं खेलनी टीम ने, 10 ओवर ही छोड़ दी है, तो मुझे बताएं उनको कौन सही कहेगा? T20 का मैच है, 10 ओवर में सारी टीम आउट हो गई, कौन उनको ठीक कहेगा? तो भाई 3 घंटे पूरे इस्तेमाल करने हैं, उसको नहीं छोड़ना। और 100 नंबर का जो पेपर है उसको नहीं छोड़ना। जब आप ये करेंगे कि 50 नंबर हल करके आएंगे, 60 या 70 हल करके आएंगे, आपका पासिंग का जो चांस है वो कम होता जाएगा। ये एक इतनी कहने खतरनाक बात है कि जिसका कोई, मैं उसको यानी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, कि टाइम मैनेजमेंट करनी बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगी, जो पहले मैंने जो पहली स्लाइड में मैंने चीज एक शेयर की है कि जनाब आपने मॉक एग्जाम्स देने, जिसने मॉक एग्जाम्स दिए होंगे उसके लिए ये पॉइंट नंबर 7 कोई चीज नहीं है, और जिसने मॉक एग्जाम्स नहीं किए होंगे उनके लिए टाइम मैनेजमेंट इशू बन जाएगी। तो बराए मेहरबानी मॉक एग्जाम्स के ऊपर फोकस करें ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हो सके। उसके बाद फिर बात आती है कि रिव्यू करना है अपने पेपर का, एक 5 से 10 मिनट जरूर अपने लिए छोड़ें, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपकी मेमोरी फ्रेश है, पेपर आपने अभी भी हल किया है। लोगों को मैंने देखा है कि वो निकलते हैं बाहर और दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, और 2 2 3 3 दिन तक जो है वो यही देखते रहते हैं, पता नहीं मेरे पेपर कैसा है। इसका कोई फायदा नहीं। पेपर के अंदर ही 5 मिनट आपको चाहिए, एक नजर अपनी पूरी आंसर शीट के ऊपर नजर दुरा लें, आपका दिल आपकी गवाही दे देगा कि जनाब आप पास में या फेल। अच्छा, इसके बाद एंड पे आफ्टर एग्जाम्स की बात कर ले तो इसमें मैंने लिख दिया है कि रिलैक्स होना है। आप जब पेपर दे लेना तो 2 नफल अदा कर लें और अल्लाह के हवाले कर लें। किसी के साथ कोई इवेल्युएशन बैठ के ना करें, अपनी सेल्फ इवेल्युएशन भी ना करें, लोगों के साथ बैठ के भी ना करें, अल्लाह के हवाले कर दें और जो नेक्स्ट आपके टास्क हैं वो परफॉर्म करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम टेक्निक्स का ये मेरा जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन आपको पता है कि एक साइजेबल स्ट्रेंथ बनाते हैं वीडियो की, ताकि आप लोगों के लिए वो लंबी ना हो। लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मुझे अपनी फीडबैक से आगाह करें। कोई चीज़ किसी किस्म की आपने पूछनी हो तो यू आर मोर देन वेलकम। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगेन मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। अस्सलाम वालेकुम।